हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आपको कुछ दिन पहले गोलक कोतवाली में धर्मेंद्र कुमार को लाया गया था और लखीमपुर कारागार में ख़त्म होता, उसको न्याय के लिए विधवा रेखा और उसके 3 बच्चों के लिए संतोष त्रिपाठी निरंतर उसको साथ में दे रहे हैं और यहाँ पर जज ने 156 धारा को किया है और उनको 6 जुलाई को बुलाया। अब इनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि न्यायालय के आदेश को विवेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी? आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। ये बड़ा टिपिकल मैटर है जहाँ पर थाना भी वही है, गोला गोकर्णनाथ, और एफआईआर भी जो है गोला गोकर्णनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध होनी है और मामला पहुंचा है न्यायालय में। जो आपने सवाल किया है कि क्या विवेक उपाध्याय के विरुद्ध एफआईआर का आदेश न्यायालय से आएगा, तो उसका जवाब मेरा ये है कि ज़रूर आएगा, श्योर आएगा, सर्टेनली आएगा और 100% रूप से आएगा। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि पीड़िता रेखा देवी ने जो तहरीर दिया है वो तहरीर सबसे पहले उन्होंने दिया था अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह जी को, बाई हैंड दिया था और एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। उसी दिन, सेम डे जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था उसके पति का, उसने पीड़िता ने जो है अपनी तहरीर आवास पर, कैंप कार्यालय जो पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन जी का है, वहाँ पर उपस्थित होकर के उनके बाई हैंड उनके हाथ में दिया था। लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट तब भी नहीं दर्ज हुई, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) में जो है ये तहरीर दी गई थी और 154(3) में तहरीर दी जाने के बाद में पुलिस अधीक्षक इसके लिए बाध्य थे, चाहे वो अपर पुलिस अधीक्षक हों चाहे वो पुलिस अधीक्षक हों, दोनों के दोनों इसके लिए बाध्य थे कि वो एफआईआर पंजीकृत कराते और 154(2) सीआरपीसी में जो निःशुल्क कॉपी मिलती है वो उसको कॉपी हस्तगत कराते। लेकिन यहाँ पे प्रावधानों का अतिलंघन किया गया, वायलेशन किया गया, तो इसके लिए जो है पीड़िता न्यायालय में पहुँची है और 156(3) की धारा में जो SC/ST कोर्ट का जो विशेष न्यायालय होता है वहाँ पहुँची है। वहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं परमादरणीय श्री मोहन कुमार जी, और उनके समक्ष वो पहुँची है। तो वहाँ पर मोहन कुमार जी ने जो है जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया कि क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं दर्ज हुई है, इसकी हाँ या ना की वो आख्या भेजें प्रभारी निरीक्षक। प्रकरण बहुत पेचीदा था, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, क्योंकि एफआईआर दर्ज होनी थी खुद प्रभारी निरीक्षक के लिए और खुद प्रभारी निरीक्षक को ही इसमें आख्या भेजनी थी हाँ या ना के लिए। प्रभारी निरीक्षक ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर मैंने हाँ या ना की आख्या भेज दिया तो न्यायालय आगे के कार्रवाई के लिए अग्रसर हो जाएगा और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगा। इसलिए प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने हाँ या ना की आख्या केवल यस और नो इतनी सी जो है आख्या बना करके भेजना उचित नहीं समझा और उन्होंने नहीं भेजा। जब नहीं भेजा तो विगत तारीख को जो है 22 जून 2022 को जो है ये केस लगा था, मोहन कुमार जी की अदालत में लगा था, जो कि विशेष न्यायाधीश हैं SC/ST कोर्ट के। और उन्होंने जो है जब ये पाया कि विवेक उपाध्याय जो है वो लचर रवैया अपना रहे हैं, जानबूझ करके न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं और आख्या नहीं भेज रहे हैं, तो उन्होंने इन पर्सन यानी सशरीर इनको अपने न्यायालय में तलब किया है। अब आने वाली तारीख है 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022 को उन्होंने माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि विवेक उपाध्याय जो है वो कोर्ट में सशरीर आवें और हाँ या ना की आख्या भी उपलब्ध करावें। तो इनको दोनों काम करने हैं 6 जुलाई 2022 को। और जो आपने सवाल किया था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ और माननीय न्यायालय से जो है मुझे पूरा विश्वास है कि रेखा देवी जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलेगा और एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश अवश्य प्राप्त होगा। और विवेक उपाध्याय जिन्होंने इसका प्रोसीजर को ब्रेक किया है, जानबूझ के उसमें जो है अवरोध पैदा किया है, उनके विरुद्ध एक्शन हो चुका है। अगर आगे भविष्य में उन्होंने कोई दोबारा दूसरी लापरवाही की तो इससे भी तगड़ा एक्शन उनके ऊपर होना अवश्यंभावी है। कोर्ट ने इस बात को बहुत ही नाराज़गी से देखा है। दूसरी बात जो आपने कहा कि एफआईआर का आदेश क्यों होगा, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा आदेश पारित किया है और उसमें जो है जो कोर्ट किया है वो अनुसूचित जाति और जनजाति नियमावली जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा बनाई गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट अलग है और नियमावली अलग है। ये नियमावली की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नियम 5 का उपनियम 3 जो है उसमें साफ साफ प्रावधान है कि अगर SC/ST एक्ट के किसी भी प्रावधान में, किसी भी अपराध में कोई प्राथमिकी, कोई तहरीर दी जाती है तो वहाँ पे शैल शब्द का प्रयोग है। संबंधित अधिकारी जो है उसको जो है हर हाल में दर्ज ही करावेंगे, उसमें कोई भी इफ बट वाली बात नहीं है। और अगर न्यायालय के समक्ष मामला पहुँचता है तो अमूमन न्यायालय परिवाद का आदेश कर देते थे। उस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जो है विचारण न्यायालयों को जो है बहुत कायदे से जो है
उसको टोका है कि विचारण न्यायालय जो है SC/ST के मामले में जो है अगर कोई तहरीर आती है तो परिवाद का आदेश नहीं करेंगे, सिर्फ FIR का ही आदेश करेंगे। तो प्रथम दृष्टया जो है एक संज्ञेय अपराध है, हत्या और ब्राइबरी का अपराध है, हत्या और रिश्वत का अपराध है। 40,000 रुपये जो है एलेज किया गया है कि 40,000 रुपये जो है मांगा गया है और वही अपराध उन्होंने किया है, मतलब एलिगेशन लगा है। तो वो प्रथम दृष्टया तहरीर से प्रकट हो रहा है कि एक हत्या का अपराध है, पोस्टमार्टम भी हुआ है और जो है 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, बराबरी मांगी गई है। तो ये एक ऐसे अपराध हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अपराध बनते हैं और जो है IPC में भी अपराध बनते हैं और संज्ञेय बनते हैं। इसलिए इनका पंजीकृत होना, इनकी निष्पक्ष विवेचना होना अवश्यंभावी है और माननीय न्यायालय इसमें निश्चित तौर से एक आदेश पारित करेगा, इसका ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक बात आपने कही है कि क्या इससे पहले भी विवेक उपाध्याय के पैसे के मामले में नज़र आए हैं रिश्वत देते हुए? एक वीडियो चित्रकूट का वायरल हुआ है और हमारे भी संज्ञान में वो चीज़ आई है। चित्रकूट जनपद में जो है एक थाना पड़ता है, थाने का नाम है राजापुर गुलाब। राजापुर गुलाब थाने में यही हमारे गोला गोकर्णनाथ के प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय, उस समय ये 2 स्टार अधिकारी हुआ करते थे, दरोगा स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी होते थे और इनको थाने का चार्ज मिला था। लमसम ये 9 साल पुरानी घटना होगी। वहाँ पर इन्होंने इनका जो वीडियो वायरल हुआ है, जो कि हमको प्रामा फेसाई देखने से मिलता है, मेरा कहना नहीं कि प्रामा फेसाई है, ये वहाँ के पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो है ये वीडियो ये साबित करता है कि संबंधित विवेक उपाध्याय जो है उन्होंने रिश्वत मांगी है और 50,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए उस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो वीडियो हमारे पास जो वायरल हुआ है वो एक ऐसा सबूत आता है कि जिससे जो है ये इनकी जो सत्यनिष्ठा है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। और ये जो जैसा कि कहते हैं कि साहब मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, तो अगर ये ऑनेस्ट है तो ये इनके ऊपर 9 साल पहले आरोप क्यों लगे, ये वीडियो इनके विरुद्ध जो है क्यों जारी हुआ, जिसमें ये वीडियो में बाकायदा जो है ये रिश्वत मांगते हुए देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और इनके ऊपर जो है पुलिस अधीक्षक ने जो है वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने, चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक ने कॉग्निजेंस लिया है, एक्शन लिया है और इनको जो है संभवतः निलंबन की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। वो तो सब साक्ष्य की विषय की वस्तु है, इसीलिए विवेचना की बात कही जाती है। और जो जहाँ तक रेखा देवी पीड़िता की जो तहरीर है, उस तहरीर में साफ एलिगेशन लगाया है कि उसने जो है उससे 40,000 रुपये, उससे और उसके देवर से 40,000 रुपये मांगा गया है कि उसके पति को छोड़ दिया जाएगा, चालान नहीं भेजा जाएगा, घर से उसको पकड़ के लाए थे, ऐसे एविडेंस आ रहे हैं और दिखाया गया उसको जमुनाबाद फार्म से। और उसके बाद में उससे कहा गया कि साहब जो है 40,000 रुपये आप दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे, जैसा कि एलिगेशन उस तहरीर में आया है। तो उस तहरीर के एलिगेशन और जो विवेक उपाध्याय के 9 साल पुराने जो वीडियो वायरल हुआ है उनमें सिमिलरिटी आ रही है, समानता आ रही है। यानी कि रिश्वत मांगना और रिश्वत लेने का जो है इनका चलन आज का नहीं है, 9 साल से चला आ रहा है। 9 साल से ये बंदा जो है ये रिश्वत का ख्वाहिशमंद रहा है और वही परिपाटी इन्होंने गोला में कायम की। पीड़िता गरीब थी, उसने अपना एक एक छल्ला बेच दिया, तकरीबन 22,000 रुपये वो छल्ला बेच करके इकट्ठा कर पाई। 40,000 बेचारी वो तभी भी नहीं इकट्ठा कर पाई, लेकिन उसने ये सोचा कि उसका पति जो है छोड़ दिया जाएगा और उसने जो है वो 22,000 रुपये भी जो है मुहैया कराने की कोशिश की, लेकिन उसका पति नहीं छोड़ा गया क्योंकि रुपया कम पड़ गया था और उसका चालान किया गया। जैसा कि पीड़िता का आरोप है कि उसके सामने, उसके देवर के सामने जो है उसके पति को बहुत मारा पीटा गया और उसके बाद में जो है पीड़िता ने जो है वहाँ पे ज़ाहिरा चोटें देखी। पोस्टमार्टम से पहले पीड़िता ने बताया, मीडिया को बताया कि उसके पति का शरीर जो है एक तरफ से पूरा काला पड़ा था, पूरी उसकी खाल उधड़ी हुई थी। तो इस तरीके की स्थितियां जो आई हैं, अब आगे जो है पोस्टमार्टम में कोई घालमेल किया गया है तो ये एविडेंस का विषय है। पीड़िता ने तो ये भी कहा है कि उसने अपने पति की जो है लाश को जो है जलाया नहीं, दफनाया है और उसकी पीड़िता के जो है पति का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। डीएम को बाकायदा वो कागज़ रिसीव किया गया। डीएम के यहाँ से वो कागज़, यहाँ पे भी आप देखिए कि डीएम से वो कागज़ उसी पुलिस उप निरीक्षक के पास, उसी विवेक उपाध्याय के पास भेजा जाता है जो इसमें कल्पित है, जो इसमें मुलजिम है। क्या जो है दोबारा पोस्टमार्टम जो होगा, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह हमको बतावें कि क्या दोबारा पोस्टमार्टम की जो अर्जी रेखा पीड़िता ने जो दी है, तो ये दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश विवेक उपाध्याय देंगे? जी नहीं, ये तो दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश जो है जिलाधिकारी महोदय महेंद्र बहादुर सिंह को देना था। फिर उन्होंने जो है आंख पर पट्टी बांध करके ये लापरवाहीपूर्ण तरीके से आदेश क्यों किया? और उन्होंने वो जो है महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वो उसी विवेक उपाध्याय SHO गोला के पास भेजा है, जो हमारे मामले में कल्पित है। कल्पित कब चाहेगा हमारे खिलाफ एविडेंस हो? तो यहाँ पे डीएम की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है और साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीड़िता के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। पीड़िता ने अपनी तहरीर दी है न्यायालय में,
पीड़िता के पास एविडेंस है, पीड़िता की शहादत है, पीड़िता ने बाकायदा मीडिया के सामने एक नहीं अनेकों बार बयान दिया है कि उससे जो है 40,000 रुपये मांगे गए थे। पीड़िता ने वो भी सब एविडेंस बताए हैं कि उसने एक छल्ला बेचा है, तब 22,000 रुपये उसने इकट्ठा कर पाया है। तो आखिर ये रिश्वत का चलन जो है, ये योगी आदित्यनाथ जी की जो सख्त छवि वाली ईमानदार सरकार है, उसमें रिश्वत का चलन क्यों चल रहा है? मेरा सवाल ये है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो है 2009 में जो है ये बंदा जो है 2 स्टार का दरोगा होता था और इसको एक थाने का चार्ज मिला था, वहाँ पे ये 50,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए जो है इसका वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई वगैरह हुई थी। और उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तो इसका 1 स्टार बढ़ गया, इसका कद और बढ़ा दिया गया और इसको जो है एक इंस्पेक्टर का दर्जा दे दिया गया। अगर इसी तरीके से भ्रष्टाचार को इसी तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को इसको सीईओ बना दिया जाए। और कल की बात जो है अगर इसी तरीके से ब्रेक नहीं लगाया गया तो परसों इसको जो है क्या नाम जो है एडिशनल एसपी बना दिया जाए। तो अगर भ्रष्टाचार प्रमोट होगा तो फिर निष्पक्षता कहाँ रही? अगर भ्रष्टाचार प्रमोट हो गया तो ईमानदारी कहाँ रही? इन सवालों का जवाब योगी सरकार को भी देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा है, ये लड़ाई है फाइट अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और भ्रष्टाचार जहाँ भी होगा, जिस जगह भी होगा, मीडिया भी उसका विरोध करेगी और न्यायालय भी उसका विरोध करेगा और मैं भी उसका विरोध करूँगा। जय हिंद, जय भारत।